साथियों नमस्कार। मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत नेक्स्ट सीरीज की अगली वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध है। साथियों, अभी तक मैंने जो बात की है वो अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्गत आपकी बात की गई हुई थी। आगे अब उसी के क्रम में नेक्स्ट सीरीज की ओर लेकर के चलते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा बाल विकास की अवस्थाएं। क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारी जो कह सकते हैं कि जो बालक की अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है, वह है प्रसव पूर्व अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्रसव पूर्व अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे का समय काल होता है वो जन्म या जो कह सकते हैं गर्भधारण से लेकर के 9 माह या 280 दिन का होता है। क्या होता है? गर्भधारण से लेकर के 9 माह या 280 दिन का होता है। साथियों, इसी के क्रम में आगे हम देख सकते हैं कि यह माता के गर्भाधान से शुरू होती है। यह अवस्था कब से शुरू होती है? माता के गर्भाधान से लेकर के प्रारंभ होती है। साथियों, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि गर्भावस्था। अब देखते हैं गर्भावस्था जो है वो हमारी पहली स्टेज है। गर्भावस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बालक है वो आपका बालक जो है वो क्या होता है कि गर्भावस्था में जन्म से 9 माह तक यह रहता है। गर्भ में क्या कब तक रहता है? 0 से 9 माह तक रहता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस में हम गर्भावस्था को देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्टेज का अपना एक कह सकते हैं कि गुण होता है। उस गुण के आधार पे हर एक स्टेज का एक अपना समय होता है। उस समय के आधार पे क्या होता है वो निर्धारित होता है। तो जैसे देख सकते हैं पहली अवस्था हमारी क्या है? बीजावस्था। पहली अवस्था हमारी क्या है कि बीजावस्था। बीजावस्था जो है हमारी गर्भ में 0 से 2 सप्ताह तक की होती है। क्या है कि जब अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के माध्यम से क्या है अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलना होता है, उस समय पर हमारी जो अवस्था होती है वो 2 सप्ताह की अवस्था होती है। इसमें जो होता है जो हमारा अंडाणु है वो शुक्राणु से निषेचित होकर के एक युक्ता या हम कह सकते हैं अंडानुमा आकृति को धारण करता है। नेक्स्ट साथियों, अगला है हमारा भ्रूणा या हम कह सकते हैं पिंडावस्था। हमारी कौन सी है? भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। तो भ्रूणावस्था व पिंडावस्था के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो यह अवस्था 2 से 8 सप्ताह की होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु का जो विकास होता है वो सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कि 2 से 8 सप्ताह, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो एक माह में 4 सप्ताह होते हैं या 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की बात होती है। तो इसमें जो हमारा बालक होता है, इसमें शिशु का जो विकास होता है सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक जो भ्रूणनुमा आकृति होती है, जो अंडानुमा आकृति होती है, वो काफी तीव्र रूप से विकसित होती है। हम देख सकते हैं कि इसी अवस्था में बालक में गर्भ का निर्धारण हो जाता है कि बच्चा गर्भ में धारण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमारी गर्भास्थ शिशु कह सकते हैं कि हमारी भ्रूणा या पिंडा अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो व्यक्ति का जो है वो हम किसी आर्टिफिशियल माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो गर्भ धारण हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये जो अवस्था है वो वही अवस्था होती है जिसमें हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है गर्भस्थ शिशु अवस्था। यह अवस्था हमारी 2 माह से 8 सप्ताह, 2 माह या 8 सप्ताह से लेकर के 9 माह तक की होती है।
अब इस अवस्था में क्या होता है, यह गर्भावस्था की अवधि होती है। इसमें बालक का जो विकास होना होता है वो शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, जो विकास है वो धीमा होता है। यहाँ पे जो विकास है वो विकास की प्रक्रिया जो है वो वृद्धि की प्रक्रिया से धीमी होती है। मतलब क्या है कि जो बालक में वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी, वो विकास की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्रम में देखते हैं कि इसी अवस्था, यह जो अवस्था है वो हमारी गर्भावस्था से कम जो हम कह सकते हैं गर्भस्थ शिशु अवस्था जो हमारी है वो कम से कम 180 दिन को हम अगर मंथ के हिसाब से देखें तो 3 नाम 27 होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हम अगर देखें तो कम से कम कितने माह का, तो 7 या 21। ठीक है, कम से कम जो बच्चा होता है वो 7 माह तक का ही जीवित रह सकता है। ठीक है, उससे पहले का बालक जीवित नहीं रह सकता है। तो हम कम से कम में देखेंगे तो ये 180 से हमारी 180 से 180 से 200 दिन के लगभग में होती है। ये कम से कम जो होती है 180 से लेकर 200 दिन के लगभग तक कम से कम की अवधि है। अधिक से अधिक हमारी जो है वो 330 दिन हो सकती है। ठीक है, तो कम से कम जो बालक है वो 180 से 200 दिन का होना चाहिए, तब उसका जीवन संभव हो सकता है। इससे पूर्व होगा तो बच्चे में कह सकते हैं कि धड़कन तो होगी परंतु वो जीवित रहने की अवस्था में नहीं होगा। यह अवस्था जो होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था का काल जो होता है वो 2 सप्ताह से हम कह सकते हैं 9 माह तक निरंतर रहता है। अब इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो हमारा बालक या भ्रूण का जो निर्माण होता है वो निर्माण की प्रक्रिया में है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी निर्माण की प्रक्रिया में या कह सकते हैं भ्रूण के धारण की प्रक्रिया में हमारी कौन सी जो प्रक्रिया है वो चलती है। जैसे सबसे पहले हमने बोला था ना कि बालक के निर्माण में या हम कैसे शिशु के निर्माण में जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो किन चरणों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं अंडाणु। ठीक है, फिर हमारा है शुक्राणु, फिर हमारा क्या है शुक्राणु के बाद में युग्मनज या हम कह सकते हैं जाइगोट, जो जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट के बाद की अवस्था है जो ब्लास्टिक है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, इसे क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट सी टेट, ये दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए अंडाणु शुक्राणु युग्मनज का एक निश्चित क्रम क्या होगा। ठीक है, तो ये निश्चित क्रम हमको ऑर्डरली लगाना पड़ता है, तो इस चीज को रट लीजिए अथवा अपने दिमाग में रख लीजिए। अंडाणु शुक्राणु आपका युग्मनज ब्लास्टिक, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टिक। इस प्रकार से ये जो हमारी 4 अवस्थाओं में शिशु का पूर्ण रूप से निर्माण होता है। आगे नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं कि विकास एवं वृद्धि की अवस्थाएं, जो हमारी जो विकास की अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं उस चीज को जो अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। जैसे हमारा पहला वर्गीकरण हमारा जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है हरलाक महोदया के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हरलाक महोदया के द्वारा हमारा पहला जो वर्गीकरण है वो दिया गया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो बताया है कि जो गर्भावस्था जो बालक में अवस्थाएं हैं वो पहली अवस्था है गर्भावस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, फिर या जन्म से 14 दिन की होती है। ठीक है, या जन्म से 14 दिन की होती है, ये बर्थ ऑफ टर्म। ठीक है, अगला है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था हमारी 14 दिन से 2 वर्ष तक की होती है साथियों।
नेक्स्ट हमारा है पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए ध्यान रखिए, ये पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक की दी गई है। पूर्व बाल्यावस्था का जो काल इन्होंने दिया है वो आपका जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के मध्य इन्होंने बताया है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का काल कब से बताया है, 2 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य की अवस्था जो है वो हमारी पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो साथियों ऐसा है कि यहाँ पे 2 वर्ष आपका काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब है कि 2 वर्ष का अंत और तीसरे की शुरुआत, जो 3 से 6 वर्ष की आयु का जो है पूर्व बाल्यावस्था निर्धारित है कि आपकी 3 से 6 वर्ष की आयु, इसे हम खिलौने की आयु भी कहते हैं। किसकी आयु कहते हैं, खिलौने की आयु। अगला हमारा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो हमारी है वो 6 से 11 वर्ष से हम कह सकते हैं, 6 से 12 वर्ष, 11 वर्ष का अंत और 12वें की शुरुआत जो हमारी है वो हमारा क्या है, उत्तर बाल्या। अगला है हमारी प्यूबर्टी एज, तरुणावस्था। कौन सी अवस्था है, तरुणावस्था, या हम इसे हम बोलते हैं वयसंधिका काल। क्या बोलते हैं, वयसंधिका काल। इसको नोट कर लेना, ये हमारा क्या है, वय संधि काल की अवस्था। वयसंधि काल की अवस्था ये हमारी कौन सी है, वो आपकी तरुणावस्था हम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा है, अगला है मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था हम कह सकते हैं या पूर्व किशोरावस्था में आपकी देखी जा सकती है, इसको हम मध्य किशोरावस्था के रूप में भी ले सकते हैं। तो जो मध्य किशोरावस्था है हमारी, या हमारी 13 से 17 वर्ष के मध्य की अवस्था मध्य किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। अगला है हमारा उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की जो एज है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष। ये 17 वर्ष से कितने वर्ष तक की है, 21 वर्ष जो है उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद में है हमारी वयस्कावस्था। ये 21 से 40 वर्ष की अवस्था हमारी वयस्कावस्था के अंतर्गत आती है। अगला है प्रौढ़ावस्था, ये 40 से 60 वर्ष है। और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद की अवस्था जो है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आती है। साथियों इसी के क्रम में नेक्स्ट हमारा डिवीजन जो दिया गया है वो है रास के अनुसार। रास ने 4 अवस्थाओं में हमारे अवस्थाओं को विभाजित किया है, जिसमें हमारी पहली जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद में अगली अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जन्म से या कह सकते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था जो हमारी है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष की एज के अंतर्गत जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। अब देखिए साथियों ऐसा है कि हम मनोविज्ञान के थ्रू अगर देखें तो हम जो है यूपी टेट में सिर्फ अगर अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो मनोविज्ञान में हम सिर्फ 18 वर्ष तक का ही अध्ययन करते हैं, मतलब किशोरावस्था तक का ही हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किशोरावस्था का ही अध्ययन करते हैं। उसके बाद की अवस्थाएं हमारी बाल विकास के अंतर्गत आने लगती हैं। तो हम अधिकतर जो है वो गहराई तक जो हमें देखना होता है वो किशोरावस्था की सामान्य आधार पे। अगला हमारा है सामान्य आधार पे वर्गीकरण गर्भावस्था। गर्भावस्था का काल जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, या हम इसको कह सकते हैं 3 से 6 वर्ष। ये भी ध्यान रखना, 2 या 3 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था हमारी 12 से 18 या 19 वर्ष तक हमारी मानी जाती है। 19 वर्ष हम जब मानेंगे जब हमारी ये टीन एज के अंतर्गत आता है, 13 to 19।
समझ में आ गया। जब टीन एज के आधार पे पूछा जाएगा तो हमारा जो होता है वो 13 to 19 के अंतर्गत बताया जाता है। साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो पहली अवस्था हमारी अध्ययन की आती है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी एज, इन्फेंसी या जन्म से कितने वर्ष तक होती है? 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष और हम 2 के बाद में 6 वर्ष के आधार पर लेते हैं, परंतु ये जो हमारा ये वाला है ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन अब हम देखें तो जो शैशवावस्था है वो पूर्ण रूप से जो है वो जन्म से 2 वर्ष की है। इसमें जो दूसरा भाग है जो 2 से 6 वर्ष, ये पूर्व बाल्यावस्था का भाग है, परंतु हम अधिकतर काउंट अगर किया जाता है तो ये 6 वर्ष को जोड़ लिया जाता है। कहीं कहीं पे आपको टेट में आपको कभी न कभी देखा गया होगा कि जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक आपकी जो अवस्था है वो शैशवावस्था बताई गई थी, परंतु अब एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था कि जो शैशवावस्था का काल कितने से कितने होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का बताया गया हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हमारी शैशवावस्था है वो जन्म से 2 ही वर्ष तक मानी गई है। उसके बाद की जो अवस्था है हम इसे पूर्व बाल्यावस्था डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आगे की तरफ देखें तो हमारी आती है परिभाषाएं। अब परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से और कुछ अपने सामान्य आधार पर, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली हम परिभाषाओं को रट करके। अब देखिए न्यूमैन की परिभाषा है कि 5 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होता है। ये बात किसने कही है? नई बात है आपकी, न्यू बात है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष की आयु में बालक का जो मस्तिष्क है वो सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? न्यूमैन के द्वारा। अगली अवस्था है हमारी फ्रायड महोदय कहते हैं बालक जो कुछ बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्ष की है। फादर कहते हैं ना कि 4-5 का फादर, 4-5 वर्ष में फादर अपने बच्चे को क्या कर देता है? सब कुछ बनाने का, कहीं डॉक्टर बना ले लगेगा, कहीं कहेगा कि आज मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, फिर कहीं बताएगा आज मेरा जो बच्चा है वो पुलिस में जाएगा। तो 4 से 5 वर्ष की आयु तक का जो पिता होता है, पिता का बालक जो होता है उसको पिता सब कुछ बनाने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ से लॉजिक ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला स्ट्रेंग ने कहा है कि बालक जीवन के प्रथम 2 वर्ष में अपने भावी जीवन की शिलान्यास करता है। बालक जो है अपने प्रथम 2 वर्ष में अपने भावी जीवन का क्या करता है? शिलान्यास करता है। ये जो बात है वो स्ट्रेंग महोदय के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हमारा है अगला वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल की अवस्था है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? वो वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कही गई है। ये वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब देखिए यहाँ पे वैलेंटाइन कहाँ है? ये है। वैलेंटाइन कहाँ मनाया जाता है? कह सकते हैं कि हमारा ये फॉरेन कल्चर है, परंतु हम वैलेंटाइन को हम क्या कह सकते हैं कि वैलेंटाइन अगर यही 2 वर्ष का बच्चा किसी बच्ची को कोई भी एक गुलाब दे दे तो आप क्या करेंगे? उसको पीटेंगे? नहीं, आप कहेंगे वाह कितना अच्छा है, बच्चे ने देखो गुलाब दिया है। परंतु वही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच जाए और तब वो बच्चा गुलाब दे दे किसी लड़की को, क्या हो जाएगा? आप डंडा लेके टूट पड़ेंगे। कारण क्या है कि वही आदर्श कैसा बन जाता है? अपराध। कैसा बन जाता है? अपराध। अब किशोरावस्था में जब उसने किया तो वो अपराध हो गया और बाल्यावस्था में उसने किया तो वो आदर्श हो गया। तो हम यहाँ से लॉजिक रख सकते हैं कि जो बाल्यावस्था में हमारी अब कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो हमारी है अवस्था वो हमारी अपराध की नाजुक अवस्था हो जाती है, और जो शैशवावस्था में यदि वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा है तो वो आदर्श काल का की अवस्था मानी जाती है। ये बात किसके द्वारा कही गई? वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कही गई है। अगला है हमारा गुड एंड एफ। गुड
अच्छी बात है। गुड मीन्स क्या है? अच्छी बात है। गुड एनएफ ने क्या कहा है? व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब बहुत अच्छी बात है, जितना पूरे जीवन में मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये बात क्या है? गुड। क्या है? गुड। किसने कही है? गुड एनएफ के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अगला थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की दशा में रहता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक कैसा रहता है? अर्ध स्वप्न की आयु में रहता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? हमारे थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा कही है। इसको आप सीधा डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्रम में हम देखते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या विशेषताएं? पहली विशेषता है शारीरिक विकास के आधार पे। शारीरिक विकास इस अवस्था में क्या होता है? सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। बिल्कुल सही बात है कि शारीरिक विकास जो हमारा शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। और जन्म के समय शिशु का जो शारीरिक भार जो होता है वो 6 से 7.3 से 3.55 kg होता है। 3.5 किलोग्राम जो शरीर का भार जो होता है 3.5 किलोग्राम, या हम कह सकते 6 से 7 पाउंड के मध्य होता है। अगला हमारा मानसिक विकास के अंतर्गत हम देखें तो जो शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना इत्यादि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? तीव्र गति से विकसित होती। क्योंकि मैंने कहा ही है कि जितना बालक का मानसिक विकास संपूर्ण जीवन में होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जीवन का आधा हमारा होना है तो कितनी तीव्र गति से होगा। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था में बालक जो क्या करता है? अनुकरण सर्वाधिक करता है। आप कोई भी बात बोलोगे तुरंत क्या कर लेगा? अनुकरण कर लेगा। नेक्स्ट हमारा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा है कि जन्म से 2 वर्ष में बालक में क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था कहा है। शिशु अपनी संवेदनाओं का प्रयोग करके वातावरण में को समझने का प्रयास करता है। पियाजे महोदय ने कहा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत पहली अवस्था इनकी है संवेदी गामक अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है। पहली संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और आपका अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, उसमें पहली अवस्था में इन्होंने बताया है कि जो बालक है वो अपनी संवेदनाओं का प्रयोग करके वातावरण को समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है हमारा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बताया है कि बालक में कल्पना का जो होता है बाहुल्य पाया जाता है। उसमें प्रतीकात्मक चिंतन पाया जाएगा, उसमें जीववादी सोच पाई जाएगी, अहम केंद्रित चिंतन होगा, विचारों में केंद्रीकरण होगा, परंतु वह अपलटावी सोच वाला होगा। क्या कहेगा? वह अपलटावी सोच वाला होगा। साथियों, यहाँ पे हम चीज़ों को बेहतर रूप से देख पा रहे हैं कि आपको अभी तो हम इसके बारे में, पियाजे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे शैशवावस्था के अंतर्गत बताया गया हुआ है, लेकिन हम जब आगे सिद्धांत पढ़ेंगे उनका तो उन्हें काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीखने की तीव्रता के आधार पे जो गैसल ने कहा है कि प्रारंभ के 6 वर्ष तक शिशु 12 वर्षों की में शिशु बाद की 12 वर्ष से दुगना सीख लेता है। मतलब 6 वर्ष में जितना उसका विकास विकास होता है उसका वह 12 वर्ष से पूर्व ही दुगना सीख लेता है। मतलब 6 वर्ष में दुगना सीख लेगा, उतना वो 12 वर्ष में नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा? गैसल महोदय के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है कल्पना का बाहुल्य अवस्था। अब कल्पना की बाहुल्य अवस्था के आधार पर शिशु को देखते हैं कि शैशवावस्था में शिशु की जो कल्पना होती है इतनी प्रबल होती है कि वह यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, वह वास्तविकता में जो चीजें हैं उनसे प्रभावित नहीं होगा, वो कल्पना में। मतलब क्या है कि चांद तारों से बात करेगा, उसके सपने में परी आएगी, ये सारा सब कुछ उसके जीवन में इतना तीव्र होता है, इतना प्रबल होता है कि जो वास्तविक जीवन है वो
उससे परे रहता है, उससे उसको मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो शिशु में अनेक बातों में कल्पना कर लेता है, जैसे लाठी को गाड़ी समझना, पहिए को रेल समझना, कि ये सारी चीजें कल्पना बाहुल्य ही है कि हट जाओ मेरे घोड़े के सामने से, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो क्या होता है कि घोड़ा उतना छोटा होता है, उसे नहीं पता है कि यथार्थ में ये घोड़े से बड़े हुए मेरे दादाजी हैं, परंतु वो दादा को अपने घोड़े से क्या करता है, कुचलने का प्रयास करता है और कहता है कि अरे दब गए आप। ठीक है, तो वो कल्पना का बाहुल्य ही है जो उसे इस चीज को करने के लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रेरित कर रहा है। साथियों, इसी के क्रम में अगला हम देखते हैं कि अनुकरण तथा दोहराने की प्रवृत्ति। यह अवस्था क्या होती है, अनुकरण, आपने किसी भी कार्य को किया, जाने अनजाने में आपके द्वारा किया गया और बच्चे के द्वारा देख लिया गया, तो बालक उसको क्या करता है, अनुकरण करता है। उसका क्या करता है, अनुकरण करता है और उसको बार बार दोहराता है। उसने अगर मुंह में हाथ रखा और आपने क्या कर लिया, उस हाथ को हटाया, तो फिर पुनः मुंह में रखेगा, फिर आपने हटाया, फिर पुनः मुंह में रखेगा। आपने किसी चीज के बारे में बोला, अब बच्चे ने उसको सुन लिया, अब उस बोले गए शब्द को वो हर व्यक्ति के समक्ष बोल देगा, वो चाहे शब्द बोलने वाला हो अथवा ना हो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे के समक्ष हमें कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, उस चीज को बहुत ही गहराई से सोचता, सुनने का प्रयास करता है और वो सुनी हुई बात को वो क्या बराबर रटता फिरता रहता है। ये अनुकरण की अवस्था होती है। इसी के कारण इसमें व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम आगे की ओर देखते हैं कि अगला हमारा है कि इस अवस्था में 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसे अनुकरण प्रधान अवस्था भी कहते हैं। यह क्या है, अनुकरण प्रधान अवस्था है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे स्किनर महोदय हैं, उन्होंने बोला है कि अनुकरण भाषा को सीखने के महत्वपूर्ण साधन है। सीखने से जो आपके स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि अनुकरण भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, बच्चा जीवन में आता, मतलब इस संसार में आता है, तो वो अनुकरण उसके अंदर जो है नेचुरली गुण जो है वो आ जाता है। वो उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता है कि बच्चा इनको फॉलो करो, वो स्वतः फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। अगला हमारा है इसी के क्रम में पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारी 2 से 6 वर्ष है। भाषा विकास की दृष्टि से यह सबसे संवेदनशील अवधि है। पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास के दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवधि है। इसमें बालक में पर निर्भरता पाई जाती है। अगला गुण क्या है, बालक में पर निर्भरता पाई जाती है। बालक अपनी भौतिक व सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बालक क्या होता है, अपनी भौतिक और सांवेगिक आवश्यकताओं, भौतिक और सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ये बात क्या होती है, पर निर्भरता को प्रदर्शित करती है। आगे है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बालक कैसा व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। शिशु का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। जैसे अंगूठा का चूसना, रोना, पैरों को चलाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक है, जो उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। अगला है हमारा संवेगों में तीव्रता। इस अवस्था में बच्चे में संवेगों में क्या पाता है, संवेग तीव्र पाए जाते हैं। वह भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि आदि का प्रबल प्रदर्शन करता है। अगर बालक को कष्ट है तो बहुत तेज से रोएगा। ठीक है, अगर उसे किसी चीज पे अगर उसे प्रेम जैसा भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ तो वह बहुत तीव्रता से हंसता है, बहुत खुश रहता है, मुस्कुरा देता है, भले ही वो आपका कितना भी कट्टर दुश्मन हो। और उसके द्वारा किए गए एक्सप्रेशन के द्वारा अब बच्चा देखता है कि सामने वाले ने हमको बुलकारा है। कोई तो बुलकारा का मतलब है उसने इशारा दिया है, उस इशारे के आधार पे बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर तीव्रता ही होती है, उस चीज को वो रोक नहीं पाता है। ठीक है, भय, बालक बहुत जल्दी से डर जाता है। हम कोई भी चीज अचानक से उसके समक्ष ला करके
तीव्र आवाज वाली कर देते हैं तो बालक क्या करता रहता है, डर जाता है। तो ये संवेगों की तीव्रता की आधार पे होता है। अब प्रारंभ में जो होता है ये उत्तेजना के अतिरिक्त कोई भी संवेग नहीं पाया जाता। अब जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। शिशु का रोना, चिल्लाना, हाथ पटकना, खिलखिलाना, ये सारे संवेगात्मक ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब संवेगों को देखा जाए तो एक संवेगात्मक आधार पे ब्रजेश के द्वारा परिभाषा दी गई हुई है कि ब्रजेश महोदय, किसके द्वारा दी गई है, ब्रजेश महोदय ने कहा है कि 2 वर्ष की आयु में बालक में संपूर्ण संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 वर्ष की आयु में बालक में क्या है, संपूर्ण संवेग विकसित हो जाते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई, ब्रजेश महोदय के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट है महिला मनोवैज्ञानिक ने शिशु के संवेगात्मक विकास को समस्या माना है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई, महिला मनोवैज्ञानिक ने शिशु के संवेगात्मक विकास को समस्या के रूप में माना है। तो ये बात एक महिला मनोवैज्ञानिक के रूप में कही गई है। और इधर के इसके आधार पे देखा जाए तो जो बालक में जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग, 3 माह में दुख और आनंद आ जाता है, 12 माह में भय क्रोध प्रेम घृणा है, 18 माह में ईर्ष्या संवेग पाया आ जाता है और 24 माह में हर्ष उल्लास जो है वो संवेग विकसित हो जाता है। अब देखिए अगला है हमारा सामाजिक विकास। बालक में सामाजिक विकास के आधार पे हम देखते हैं कि नवजात शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। हम कह सकते हैं कि कोई भी नवजात शिशु ना तो वह सामाजिक होगा और ना ही वो असामाजिक। बाद की परिस्थितियां उसे सामाजिक अथवा असामाजिक बना देती हैं। कि कोई भी बालक, हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक ना तो जाति के आधार पे वर्गीकृत होता है, सबके विकास का एक ही निश्चित क्रम होता है, एक ही निश्चित दिशा होती है। ठीक है, कोई की दिशा अलग अलग नहीं हो सकती है, सभी बालकों को प्रत्येक अवस्था से गुजरना है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की परिस्थितियां उसे बाद में सामाजिक और असामाजिक बनाती हैं। बालक असामाजिक पैदा नहीं होता है, वो सामान्य रूप से जैसे सभी बालक होते हैं सेम उसी कंडीशन का वो भी बालक रहता है। नेक्स्ट है शिशु का सामाजिकरण जो होता है वो जन्म से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो पहली हमारी जो कह सकते हैं मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत एरिक्सन महोदय के द्वारा बताई गई है कि जो पहली अवस्था है वो 1.5 वर्ष तक, उसमें उन्होंने बताया है कि जो बालक का विश्वास बनाम अविश्वास, वही यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है कि बालक का जो सामाजिकरण है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर बच्चे को माँ बाप का प्रेम मिला तो वो बालक सामाजिक होता है। ठीक है, उसके अंदर सामाजिकता वहीं से प्रारंभ हो जाती है। और वही बालक एक ऐसा है जिसका बर्थ हुआ और उसकी माँ छोड़ करके चली गई। ठीक है, आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लगातार ऐसे केसेस आपको सुनने को मिलते हैं। उसका बच्चा, एक बच्चा पड़ा हुआ मेरा कूड़े में, ये ऐसी जगह की बात है, ये दुनिया भर का ऐसा रहता है। तो ऐसे बच्चों में जो संवेगात्मक जो विकास होता है या सामाजिकरण का, वो जन्म से ही डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे बालक भविष्य में बहुत कह सकते हैं कि कोई भी अपराधी भी बन सकता है, और अगर वो सही परिवेश मिल गया तो अपराधी नहीं भी बन सकता है, लेकिन चांसेस अधिक रहते हैं क्योंकि सामाजिकरण क्या होता है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है 6 माह की अवस्था में शिशु में भय क्रोध प्रेम और अंतर करने लगता है। भय क्रोध प्रेम ये सारे संवेगों में क्या करने लगता है, अंतर करने लगता है। 2 वर्ष के आयु में वह अपने परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में आ जाता है और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ में अंतःक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। वह लोगों के साथ में को इंटरेक्ट करना, पास पड़ोसी लोगों को देख करके मुस्कुराना, ये जैसी प्रक्रियाओं को करने लगता है। नेक्स्ट हमारा है
आगे अंतः क्रिया का परिणाम देख सकते हैं कि जो बालक है वो हमारा अंतः क्रिया के परिणाम के फलस्वरूप हम देखते हैं कि बालक में दो प्रकार के सामाजिकरण के कारक बनते हैं। पहला सुख और दूसरा दुख। जो सुख जो है वो सामाजिकरण में तीव्र गति से सामाजिकरण को तीव्रता प्रदान करता है, जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता, ये सारी चीजें हमारे क्या है सामाजिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। और दुख जो है वो हमारे सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न करता है। लड़ाई, ईर्ष्या, झगड़ा, कलह, ये सारी चीजें हमारे सामाजिकरण की क्या होती है बाधक होती है। बच्चा आया सुबह शाम, उसके माता पिता लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब क्या है बच्चे में ये झगड़ा देख करके लगातार बच्चे का मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ता है और बच्चा कैसा हो जाता है इरिटेट हो जाता है और वो सामान्य बच्चों के साथ में लगातार वही सामान्य व्यवहार ना करके बहुत जल्दी से झगड़ जाता है, बहुत जल्दी उसे क्रोध जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारा सब कुछ क्या है अंतः क्रिया का ही परिणाम है। नेक्स्ट हमारा है 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है प्रारंभिक सामाजिक अभिभूतियों की अवस्था होती है। सामाजिक अभिभूतियों की अवस्था से पूर्व बाल्या अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें परिवार जो है वो हमारा सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था के रूप में माना जाता है। ये परिवार जो हमारा है सामाजिकरण की कैसी है प्राथमिक संस्था है। ये विद्यालय, पास पड़ोस, नातेदारी, समूह, मीडिया, ये कह सकते हैं हमारे द्वितीयक सामाजिकरण की संस्थाएं। पहली हमारी क्या प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था परिवार है, विद्यालय, पास पड़ोस, हमारे रिश्तेदार और मीडिया जो है हमारी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में हमारे समक्ष आती है। नेक्स्ट है हमारा नैतिक गुण। शिशु को सही व गलत का ज्ञान नहीं होता है। यह अवस्था नैतिकता पूर्व की अवस्था होती है। शिशुअवस्था कैसे नैतिकता पूर्व की अवस्था होती है। शिशु की नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो शिशु की जो नैतिकता है कोहल वर्ग के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जो बालक में नैतिकता का है जो नियंत्रण है और उसको फॉलो करने का, ये दोनों जो गुण हैं वो बाह्य कारकों पर निर्धारित होते हैं। उन्होंने बताया है नैतिकता का निर्धारण भी बाह्य होगा और उसका पालन भी बाह्य कारकों के आधार पे कराया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कामवृत्ति। कामवृत्ति ये नर्सिज्म की अवस्था को हम नर्सिज्म नहीं, कामवृत्ति। शिशु में जो काम वासना या कामवृत्ति जो है यह तीव्र होती है। ठीक है, यह कह सकते हैं शिशुअवस्था में सर्वाधिक तीव्र रूप से पाई जाती है। अगला है फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई हैं आपकी, जिसमें पहली अवस्था है मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। यह मुखीय अवस्था है या ओरल स्टेज है जन्म से 18 माह तक की अवस्था है। जन्म से 18 माह या हम कह सकते हैं कि जन्म से 1.5 वर्ष। ठीक है कितने जन्म से 1.5 वर्ष या कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा जन्म से 2 वर्ष तक भी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली अवस्था जो मुखीय अवस्था है ये जन्म से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बालक में इन्होंने बताया है यौन ऊर्जा प्रवाह, इन्होंने जो भी बात कही है वो सारी यौन ऊर्जा प्रवाह पे बात कही है। यौन ऊर्जा प्रवाह के आधारित होकर के बात कही है। तो इन्होंने कहा कि यौन ऊर्जा का जो बालक में प्रवाह होता है वो इस समय पर मुख में की ओर होता है। बालक के द्वारा कह सकते हैं कि सकिंग करना, बालक का सकिंग करना जो है वो आपका यौन ऊर्जा प्रवाह के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरी अवस्था हमारी है गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो यौन ऊर्जा का प्रवाह मुख से हटकर ये गुदा द्वार में पहुंच जाता है। मुख से हटकर जो यौन ऊर्जा का प्रवाह है वो गुदा द्वार में पहुंच जाता है, या दूसरी अवस्था है। तीसरी हमारी अवस्था है लैंगिक
अवस्था, फैलिक स्टेज, या 3 से 4 या कह सकते हैं 5 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में काम वृत्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती हैं। इसी उम्र में बच्चों में 2 प्रकार की मनोग्रंथियां विकसित होती हैं, एक हमारी इलेक्ट्रा, दूसरी ऑडिपस। ठीक है, यह क्या होती है, काम वृत्ति के केंद्र की, जो काम वृत्ति का जो केंद्र होता है वो गुदा से हट करके जनन इंद्रियों पर पहुंच जाता है, और इसी अवस्था में जो बालक में 2 मनोग्रंथियां विकसित होती हैं, एक है ऑडिपस, दूसरी है इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों में पाई जाती है, ये पितृ विरोधी ग्रंथि होती है। लड़का जो होगा वो माता से अधिक प्रेम करेगा और पिता से क्या करता है, विरोध। ठीक है, पिता से प्रेम नहीं करेगा बल्कि माता की ओर ज्यादा उसका झुकाव होता है। नेक्स्ट अगला है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण क्या होता है कि जो लड़कियों में ये पाई जाती है, ये मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। ये माताओं से लगाव कम होता है और पिता से लगाव ज्यादा रहता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रा या मातृ विरोधी ग्रंथि कहते हैं, या किसमें पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगली है चौथी अवस्था हमारी अविवक्ता अवस्था। ठीक है, अविवक्ता अवस्था क्या है, इस अवस्था में जो बालकों में यौन ऊर्जा का जो प्रवाह है वो निष्क्रिय हो जाता है, और बालक बालिका समूह बनाते हैं और अपने ही समूह में पढ़ना और पसंद करते हैं। मतलब वो बालक और बालिका समूह बनाएंगे, वो एक साथ खेलेंगे और एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अगला है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था जो है वो 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में जो यौन ऊर्जा का प्रवाह जनन अंगों में प्रवाहित होने लगता है, और जो बालक है वो विषम लिंगीय आकर्षण की ओर ज्यादा प्रवाहित होता है। बालक और बालिकाओं में जो आकर्षण होता है वो विषम लिंगीय आकर्षण की ओर ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। अगली नेक्स्ट हम देखते हैं नार्सिज्म। नार्सिज्म जो है वो नार्सिज्म शब्द जो है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इस शब्द का उत्पत्ति नार्सी राजा के थ्रू हुआ है। ये कोई कह सकते हैं यूरोप का एक नरसिम राजा हुए हैं, जिनके नाम पर ये नर्सिज्म नाम पड़ा हुआ है। उन्होंने इसके आधार पर यह लैटिन भाषा का जो शब्द है नार्सिसिस्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आत्म प्रेम या अपने से ही प्रेम। इस पर एक कहानी जो है वो पौराणिक कहानी के आधार पे लोग कहते हैं कि एक नरसी राजा थे जो अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। क्या कोई रानी रही है, उनकी रानी से वो क्या करते थे, अत्यंत प्रेम करते थे। और उस प्रेम के कारण क्या हुआ कि वो प्रेम तो करते थे, कहीं अचानक से उनकी रानी क्या हो गई, मर गई। और उनके मरने के बाद में राजा अत्यंत ही दुख से परेशान हो गया, और परेशान होकर अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर चला गया। और देखा क्या कि एक प्यास के कारण हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के पास में एक कुआं था, और उस कुएं में राजा जब झांक करके देखता है तो उसकी परछाई जो है उस पानी में दिखाई देती है, और उस परछाई में उसकी परछाई ना हो करके किसकी, उसकी रानी की परछाई उसको महसूस होती है। और उस रानी की परछाई को देख करके वो राजा उसी कुएं में कूद जाता है। इसी के आधार पे ये कहानी एक कह सकते हैं कि हम मतलब किसी के द्वारा ऐसे भी बनाई जा सकती है, या हम कह सकते हैं नर्सिज्म के आधार पे भी है, जिसमें नर्सिज्म का अर्थ ही है कि अपने शरीर से प्रेम करना। वो राजा ने अपने ही स्वरूप को देख करके अपने रानी को समझा और वो क्या हुआ, वो कूद गया। तो सेम कंडीशन क्या होती है कि जो शैशवावस्था में जो बालक हैं अपने आप को देख करके आत्म प्रेम के कारण इस अवस्था को नार्सिज्म की अवस्था कहा गया है। साथियों, इसी के क्रम में आज की शैशवावस्था का यह वीडियो जो आपको कैसा लगा, आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से अथवा
लाइक और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हमको बताते रहेंगे और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परिचित कराएं और उनके कैसे न किसी माध्यम से आप बताएं और उनको भी लाभ प्राप्त कराएं। साथियों, इसी के क्रम में अगली वीडियो में आपको हम मिलते हैं। धन्यवाद।